जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अहम हो गया और WHO ने भी इसको पर एक अलार्म कर दिया कि जनाब, अगर हुकूमतों ने, अगर कंट्रीज़ ने इस पे तवज्जो ना दी तो एक और वबा का सामना करना पड़ेगा। और वो मुश्किल है डेल्टा वायरस। डेल्टा वायरस हम डिस्कस करेंगे क्या है, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत है, और वैक्सीन जो है वो किस हद तक कामयाब हो रही है। ये जो ऊपर वाला टॉपिक है, द डेल्टा वायरस राइपिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड फ्यूचर स्ट्रेटेजी एट्स क्लोजिंग पेस, न्यू स्पाइक इन केसेस एंड डेथ। एक नई लहर आई है जो इसकी केसेस भी बढ़ गए हैं और केसेस के बढ़ने के साथ दुनिया में इसकी अमवात भी ज्यादा हो गई हैं। अब ये देखें कि इसको देखने से पहले हम इसको कोरोना वायरस को समझने की कोशिश करेंगे। कोरोना वायरस को समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस जो है ये सार्स कोवी 2 जो आया है, इससे पहले भी सार्स कोवी 1 आया था जो काफ़ी हद से पहले आया, चाइना में भी आया, फिर मर्स के नाम पे आया। ये रेस्पिरेटरी वायरस है, ये जूनोटिक वायरस है, एनिमल के साथ जरिए ह्यूमन में आया। अब भी इसके बारे में मुख्तलिफ किस्म के तौजीहात हैं कि कहाँ से आया, कैसे आया, ह्यूमन में कैसे आया, मैन मेड है, बायोलॉजिकल बार है। अब इस सोचने का वक्त नहीं है। अब सोचने का सिर्फ वक्त यह है कि हम इससे बचें कैसे। तो इसके अगर हम जीनोम को देखें तो एक बहुत बड़ा जीनोम है जो 30,000 लेटर्स के ऊपर, या जैसे हम एक दीवार बनाते हैं तो उसके ऊपर ईंट्स की दीवार बनाते हैं, तो कम से कम 30,000 के इसके बेस पेयर हैं आरएनए के। सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए है कि इसके अंदर पॉजिटिव सेंस का मतलब होता है कि खुद ही प्रोलिफरेट करता है। इसके अंदर एंजाइम सिस्टम ऐसा होता है। इसके स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन जो हैं इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि खुद प्रोलिफरेट करती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, बहुत सारी नॉन स्ट्रक्चरल हैं जिसमें से 27 जो हैं उसके बारे में हमें मालूम है। उसमें भी कुछ का मालूम है, कुछ का मालूम नहीं। दीज ऑल आर एंजाइम्स, दीज एंजाइम्स हेल्प्स इन मेकिंग द एसेंशियल प्रोटीन्स फॉर द वायरल ग्रोथ एंड फॉर द वायरल एप्लीकेशंस। ये जो हैं जैसे हेलिकेज हैं, प्रोटीएजेस हैं, ये सारी। अब इसकी अगर हम वायरल प्रोटीन के बारे में देखते हैं, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो 4 हैं। एस प्रोटीन जो स्पाइक्स हैं, जो इसकी वजह से, जैसे क्राउन होता है, सर पे ताज पहना होता है जिसके नाम की वजह से ये कोरोना वायरस है, उनकी वजह से। और इसके बाद एक लिपिड की बाइलेयर है, एनवेलप है। फिर इसके बाद मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो है जिसकी वजह से ये जाना जाता है उसका नाम है न्यूक्लियर प्रोटीन, या जो आरएनए है वो उस वॉल के अंदर आते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन के नाम से। ये वायरस जो है बुनियादी तौर पे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जैसे ही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए से, या फोमाइट के ज़रिए से, या कंटेक्ट के ज़रिए से एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जाता है तो उसके एसी ई टाइप 2 रिसेप्टर के साथ अटैच होता है। क्योंकि वो नेजल म्यूकोजा में, ओरल म्यूकोजा में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसको अटैच होने के बाद वो अटैक करता है। ये वायरस का प्रोटीन को आप देखें, ये रेड कलर की बाहर क्राउन्स हैं, दिस इज द स्पाइक प्रोटीन। और उसके बाद अंदर एक ब्लू वायरल सी वो है, दैट इज लिपिड बाई लेयर होती है उसके ऊपर। एन उसके बाद जैसे मैंने एनवेलप कहा, फिर इसके बाद मेम्ब्रेन प्रोटीन को मैंने लाइट उसके साथ शो किया है आपके
वायलेट कलर के साथ, और उसके अंदर आरएनए वायरस है जो ब्लू और येलो, और उसके साथ ये 5 एंड और 30 एंड के साथ एक सिंगल स्टैंडर्ड बताया, और 30,000 के करीब इसके बेस पेयर्स हैं। आप ये देखें 30,000 बेस पेयर्स को तीन बेस पेयर मिलके एक अमाइनो एसिड बनाते थे। अब ये वायरस जो है रेप्लिकेट होता है। जब वायरस रेप्लिकेट होता है, अगर 30,000 इसके लेटर्स को अरेंज करना पड़े और वायरस इतना तेजी से रेप्लिकेट होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं कि इसके अंदर किसी जगह पे कोई एरर आता है। उन एरर के साथ जो है, जिसको हम एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहते हैं, दो मैकेनिज्म के तहत वायरस जो है एरर करता है। जब वायरस एरर करता है तो एक नया वायरस बन जाता है, और नया वायरस जो बनता है, नया ग्रुप जो बनता है, वो मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। 3 या 4 किस्म के ग्रुप्स होते हैं। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खतरनाक वायरस होते हैं उसको वायरस ऑफ कंसर्न कहते हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। जैसे ये पहला वायरस है, उसके अंदर ये बेस पेयर्स पड़े हैं, इसके बाद इसको अल्फा वायरस बना, जैसे यूके का था, फिर इसके बाद साउथ अफ्रीकन वायरस आया, फिर इसके बाद ये गैमा वायरस आया, ब्राजीलियन आया, फिर इसके बाद लैम्डा वायरस देखा गया पेरो और चेले में, और डेल्टा वायरस जो इंडिया की ओरिजिन है। अब वायरस ऑलवेज म्यूटेट एट अ वेरी हायर रेट देन द मल्टीसेलुलर आरएनए लाइक ह्यूमन। देखिए हमारे सालों में एक आध बच्चा पैदा होता है, और हमारी जेनेटिक्स जो है उसका मुकाबले में जो एक वायरस है, इस वायरस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पिछली दफ़ा मैंने आपको हेपेटाइटिस के वायरस के बारे में, सी के बारे में, वायरस के बताया था कि एक दिन में एक इंसान के अंदर 10 खरब कापियां बनाता है, और ये भी ट्रिलियंस के हिसाब से कापियां बनाता है। जब वो कापियां बनाता आता है वायरस, जो उसके अंदर थोड़ी सी उसके अंदर और जाहिर है इसकी लाइफ स्पैन भी थोड़ी होती है। जो म्यूटेंट मे डिफर, नंबर वन जो उसके अंदर म्यूटेशन होती है, मे डिफर फ्रॉम द पेरेंट वायरस, जो मे नॉट एक्सिबिट, कोई ऐसा मामूली सी चेंज आती है, कोई खास डिफरेंस नहीं होता। तो या ये होता है कि बिल्कुल इंफीरियर हो जाता है, लो इन्फेक्शन होती है, वो मर जाता है, या बहुत ज़्यादा सवेयर फॉर्म में आता है। ये देखें कि ये वायरस है, वायरस एक व्हील घूम रहा है, यानी जब व्हील घूमता है तो वो उसके अमाइनो एसिड्स बनाता है। जब अमाइनो एसिड बनता है तो ये कॉपियां करता आ रहा है, और रैपिडली कॉपियां करता है। ये देख, पहले इसमें एक नॉर्मल कॉपियां हो रही, और उसके साथ ऐसा होता है कि कहीं पे व्हील फंस जाता है, स्लिप हो जाता है व्हेन द, इसके बाद बट एवरी नाउ, कहीं कभी कभी एंड देन इट इज इट्स कॉपीज फील इन द सीक्वेंस कैन स्लिप। ये जो कॉपी कर रहा होता है एरर है, इसको कहते हैं, ब्लू कलर का जो है। अब ये एरर, मैंने कहा कि बहुत ही टाइनी किस्म का है, चेंजेस हैं, बहुत मामूली किस्म के चेंजेस हैं। वायरस जो है उसकी, उसके अंदर तब्दीली नहीं है कि इन्फेक्शन के अंदर भी, ट्रांसमिशन के अंदर भी, पेशेंट की प्रेजेंटेशन के अंदर, या ऐसा होता है कि वायरस इस कदर चेंज कर जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो मर जाता है। और इसके बाद अगर देखें कि वायरस जो है, या उसके अंदर इस तरह की चेंजेस आती हैं, अमाइनो एसिड उसके इतने चेंज होते हैं कि वो एक नया वेरिएंट बन जाता है, वेरिएंट। और अगर उस वेरिएंट के उसके जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को भी रिस्पॉन्स ना करे, जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, उसकी ट्रांसमिशन में भी फर्क आ जाए, पेशेंट की प्रेजेंटेशन में भी फर्क आ जाए, और सेवेरिटी में भी फर्क आ जाए। ये जो डेल्टा वायरस है इसके अंदर एक आता है। ये वायरस कॉपियां तो बना रहा होता है, और इसके अंदर
दूसरे वायरसेस आरएनए वायरस के मुकाबले में म्यूटेशन हेट्रोजेनिसिटी कम है, क्योंकि अंदर एक प्रूफ रीडर लगा हुआ है जो अमाइनो एसिड्स को कोशिश करता है कि ठीक कर दे, लेकिन तो सो रैपिडली इट इज कॉपीइंग, इसकी ग्रोथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जो एंटीजेनिक शिफ्ट हो सकता है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस के मुकाबले में 4 गुना कम म्यूटेशन होती है, लेकिन है सही। शुरू में तो कहा गया था कि ये 2 या 3 म्यूटेशन अमाइनो एसिड्स के पर मंथ के हिसाब से करता है, लेकिन देखा गया कि अब काफी सारे म्यूटेशन होगी। तो दिस व्हाट इज द डेल्टा वायरस। शुरू में जैसे मैंने कहा कि एक अल्फा था, अल्फा के बाद बीटा हुआ, बीटा के बाद गैमा हुआ, गैमा के बाद डेल्टा हुआ, डेल्टा के बाद लैम्डा, लैम्डा के बाद एप्सिलॉन। इसी तरह वो वायरस वेरिएंट, हम उसमें ये देखें कि जब म्यूटेशन आती है तो वेरिएंट जो है, न्यू वेरिएंट कैसे बन जाते हैं कि उसके अंदर किसी, इसके आरएनए के अंदर तो तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन इसके अंदर स्पाइक्स प्रोटीन्स के अंदर, लेकिन जाहिर है डेफिनेटली वो आरएनए का एक वो हिस्सा जो उसके अंदर पड़ा है, वो अमाइनो एसिड को इंस्ट्रक्शन करता है, उसके अंदर वो सारी जेनेटिक कोडिंग मौजूद होती है। तो इसके उस हिस्से के अंदर चेंजेस आ रही हैं जो स्पाइक प्रोटीन बना रहे हैं। अब स्पाइक प्रोटीन के अंदर S1 और S2 होता है, रिसेप्टर बाइंडिंग एरिया है। रिसेप्टर बाइंडिंग एरिया के अंदर इसके अंदर जो चेंज आई है, वो रिसेप्टर बाइंडिंग जो है हमारे ACA रिसेप्टर को अगर रैपिडली अटैच होता है और रैपिडली उसके अंदर डिसोसिएशन होती है S1 और S2 की, तो वो उस वेरियस वो वायरस तकरीबन ऑलमोस्ट तब्दील हो चुका होता है। जैसे मैंने कहा कि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के अंदर जब 2 वायरसेस या 3 वायरसेस या 4 वायरसेस किसी एक पेशेंट के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, वो अपनी एंटीजेनिक मैसेजेस को इन अमाइनो एसिड्स को क्रॉस रिएक्ट कर लेते हैं वो, जिससे एक नया स्ट्रेन बन जाती है। व्हेन ए वेरिएंट, जो वेरिएंट होता है वो अपने मदर वायरस के जीनोम से ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा उसके सीक्वेंस के अंदर चेंज होते हैं, लेकिन स्ट्रेन उस काफी हद तक चेंज होता है। जैसे SARS-CoV-1 को देखें या COVID-2 को देखें, देयर इज अ लॉट ऑफ 25 to 30% चेंजेस आती हैं। तो ऑल द स्ट्रेन्स आर द वेरिएंट्स, बट नॉट ऑल वेरिएंट्स आर स्ट्रेन। हम इसको डेल्टा को स्ट्रेन नहीं कह सकते। और जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ हमारे जो चेंजेस आ रही हैं, मुख्तलिफ वायरसेस जो तब्दील हो रहे हैं, वो S2 रिसेप्टर को म्यूटेट के अंदर म्यूटेशन होती है कि उसके अंदर किस तरह के मैनी चेंजेस आर सीन इन द डेल्टा वायरस। और इसका नाम डेल्टा वायरस 612 है, और डेल्टा प्लस के अंदर 2 आ जाता है, वेरिएंट आ जाता है। कौन कौन सी अमाइनो एसिड चेंज हो रही हैं, उनकी क्या डिटेल है, ये मैंने एक डिटेल बताया है। T19R डेल्टा 157 से लेके 158 तक, और इसके बाद काफी सारे 20 और चेंजेस भी इसके अंदर आ रही हैं। L452R, ये सारे D614G और P, ये इनकी क्या वजूहत है, क्या काम करते हैं। P681R एंड D950N, ये क्या काम करते हैं। ये 452 जो है, ये वाला 452 से लेके 478 वाला जो एक ऑलमोस्ट 26 के करीब अमाइनो एसिड्स के अंदर चेंजेस हुई हैं। अमाइनो एसिड चेंज है तो उसका मतलब ये है कि ये वाला वायरस जो है, ये हमारे जब ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, अगर ऑलरेडी एंटीबॉडीज पड़ी भी हैं तो उसको एस्केप करेगा। इसको कहते हैं एस्केपिंग, डॉजिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। अगर इसीलिए ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को, जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, दिस इज द मेन डेंजर इफेक्ट ऑफ दिस डेल्टा वायरस। नंबर 1, इम्यून रिस्पॉन्स को एस्केप कर रहा है, इसलिए री इन्फेक्शन है,
उसको भी ये दोबारा हो जाएगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के रिस्पांस को भी ये एस्केप करेगा। दूसरा है कि S1 और S2 के साथ जो P681 681 आर, ये पी अमाइनो एसिड से, आर अमाइनो एसिड से, ये इज द S1 S2 क्लीवेज साइट जो रिसेप्टर बाइंडिंग के साथ होती है। इट appears that the strains with mutation at that site may have increased replication, यानी S1 S2 की डिसोसिएशन जल्दी होता है और उसकी रेप्लिकेशन जल्दी होती है, which leads to higher viral load and increase the admission as compared to South African virus, as compared to UK virus, as compared to अल्फा वायरस। अब क्यों कंसर्न आ रहा है? एक चेंज ऐसी आई है जिसके साथ ये एस्केप कर रहा है वैक्सीन को। जब ये वैक्सीन को एस्केप कर रहा है तो जितनी भी वैक्सीन लग रही है उनकी एफिकेसी कम है। जब एफिकेसी कम है तो ऑटोमेटिकली री इन्फेक्शन के चांसेस हैं या ब्रेक थ्रू के चांसेस हैं। अब हम चलते हैं कि कौन सी वैक्सीन कितने % कम एफिकेसी कम हुई है। एक डाटा है कि इसराइल का डाटा है। सबसे 3-4 ममालिक हैं, यूएसए, यूके और ये इसराइल। ये वो ममालिक हैं, ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने याद रहे कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। तो ये वो कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज के अंदर वैक्सीन सबसे ज्यादा लगाई गई। तो उन्होंने ये कहा है कि 2 शॉट्स जिनको लगी हैं उनमें 2 shots efficacy in Israel is dropping against the Delta variant. But the good news is that efficacy against the hospitalization, infection तो हो रही है लेकिन severe disease hospitalization नहीं हो रही। आप देखें यूके का डाटा भी बढ़ रहा है, इसराइल का डाटा भी बढ़ा है, जापान का डाटा भी बढ़ा है, लेकिन वहाँ पे सवाए इंडोनेशिया के और उन कंट्रीज की। उसकी वजह बताता हूँ कि इंडोनेशिया में हालात क्यों खराब है, वहाँ पे रेट ऑफ डेथ क्यों ज्यादा आ रही। तो फाइजर बायोटेक की जो है बूस्टर डोज एडवाइस की जा रही है। इसलिए इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं और उसकी वाइफ ने 2 डोजें लगवाई हैं, दोनों ने एक्स्ट्रा बूस्टर डोज लगाई है। हाँ, तो इसके बाद देयर इज एब्सोल्यूट डिफरेंस। क्या डिफरेंस है कि अगेंस्ट द इस ये जो डेल्टा वायरस है क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। सिंगल डोज जो 1-2 शॉट लगाते हैं, 2 शॉटें नहीं लगवाते हैं, 2 डोज, तो उनके अंदर 12 से 19%, लेकिन किसी जगह पे लिटरेचर में 25% तक भी आया कि डिफरेंस है, एफिकेसी कम हुई है। लेकिन 2 डोजेस के अगर जिन्होंने लगाई है वो जरा इससे भी कम रिस्पांस है, लेकिन डेल्टा एस्केप कर रहा है इसको। और यही हाल एस्ट्राजेनिका है, साइनोवैक, साइनोफार्म, कैंसिनो, सारी वैक्सीन को ये डॉज कर रहा है। व्हाट इज द सिचुएशन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की करंट सिचुएशन ये है कि कराची में हमारे यहाँ आईसीयू के हालात बहुत खराब हो गए हैं कि आईसीयू जो हैं वो भरते जा रहे हैं, और उसमें देखें कि जो 85% किस्म के पेशेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे अनवैक्सीनेटेड हैं। इसलिए यानी या तो 80 जितने भी केसेस आ रहे हैं उनके अंदर जो एडमिट हो रहे हैं दे आर अनवैक्सीनेटेड। हॉस्पिटल्स overburden, scores of medical workers infected as a Delta variant range, and the city admitted the 4th waves, definitely 4th वेव। और ये देखा गया है कि जो पिछले 2 हफ्तों में पेशेंट आए उनमें 88 का अगर एनालिसिस किया गया जो कोविड जो डेल्टा से इन्फेक्टेशन थी, उनमें 84 वो लोग जो अनवैक्सीनेटेड हो। ये रिपोर्ट है डॉक्टर अजीजुल्लाह खान दिल्लू की, जो एडमिनिस्ट्रेटर है कोविड वार्ड के, कराची की हॉस्पिटल है। और उन्होंने एक और एक सूरत हाल जो है इससे के पहले, अगर उनके कहने के मुताबिक
26 जुलाई से पहले जो ओपीडीज होता था, अब तो खैर उन्होंने ओपीडीज भी बंद कर दिए हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लॉकडाउन भी कर दिया है। तो उनके अंदर देखा गया कि जो जहां पे 100 पेशेंट आता था वहां 500 पेशेंट डेली आ रहा है, और उनमें देखिए 10% सीरियस आ रहे हैं, 50 केसेस जो है वो सीरियस आ रहे हैं। व्हाट टू डू नाउ? लेट्स थिंक, अपनी स्ट्रेटेजी को देखें कि किस तरीके से इंडिया में हालात खराब हुए, सुपर स्प्रेड हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वी शुड बी वेरी केयरफुल इन द सुपर स्प्रेड। हमारे जितनी भी इबादत हैं उनके अंदर हम प्रोटोकॉल के तहत, हम मास्क के तहत और सोशल डिस्टेंस के तहत हम वैक्सीन लगवा के जाएं, वैक्सीन फुली सर्टिफिकेट। इंडोनेशिया के हालात भी इसलिए बताया कि इंडोनेशिया ने वैक्सीन कंप्लीटली नहीं थी, जैसे ही एक डोज लगी और उसके बाद फौरन ही वो आ गया, कोविड डेल्टा वायरस आ गया। इसलिए एक जजीरा है, उस जजीरे में साइनोफार्म लगी थी, उसके अंदर भी री इन्फेक्शन हो रही है, साइनोफार्म की एफिकेसी कम हो गई। तो या तो उन लोगों में इन्फेक्शन हो रही है जिन्होंने 10 माह पहले वैक्सीन लगवाई थी, या उन लोगों में इन्फेक्शन आ रही है जिन लोगों के अंदर 65 से अबव हैं, या जो वल्नरेबल हैं जिनके अंदर कोमार्बिडिटीज हैं। लेकिन डेल्टा वायरस सेहतमंद लोगों के अंदर भी आ रहा है, बच्चों के अंदर भी आ रहा है, जबकि अल्फा वायरस की ये क्वालिटी नहीं थी। दिस इंक्रीज हैज रिजल्टेड इन हॉस्पिटल। हुआ क्या, जब ये बढ़ गए, हॉस्पिटल पे बर्डन बढ़ गया और ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो गई, खौफ व हिरास फैल गया, जिससे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ट्रामा ज्यादा हुआ, पेशेंट की डेथ की ज्यादा वजह मेंटल ट्रामा भी, खौफ भी है। Let's do, should you get the vaccine if you do not feel a risk of COVID? Yes, even mild COVID-19 illness can harm a person's lung. हम ये देखें तो कहते हैं ना, ये वैक्सीन ना लगवाएं कोई बात नहीं, इन्फेक्शन नहीं, लेकिन उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि हम कहें कि जी माइल्ड इन्फेक्शन को नहीं। माइल्ड इन्फेक्शन के अंदर आपके लंग्स, हार्ट और दूसरे सिस्टम। कैन वी स्टॉप वेयरिंग द मास्क? नो, अंटिल, देखिए वायरस इज सर्कुलेटिंग अराउंड अस, जब तक कि हार्ड इम्यूनिटी नहीं होती। वैक्सीन का लेवल पाकिस्तान में आज देखें तो हम 14%, तकरीबन 25 मिलियन लोगों को डोज लग चुकी है, अपने 32 को कंप्लीट, ऑलमोस्ट 32 मिलियंस को डोज वैक्सीन के लग चुकी है, जिसके अंदर 24 मिलियंस को सिंगल डोज है और तकरीबन 6 मिलियन के करीब लोगों को 2 डोजें लगी हैं। तो दैट इज व्हाई वी शुड वेयर द मास्क। डू वी नीड ए वैक्सीन इफ यू हैड? यस। क्या डेल्टा वायरस एस्केप कर रहा है इम्यून सिस्टम को कि ये उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा। Do you need 2 doses of the vaccine? Yes, to be most effective, 2 doses of the vaccines are needed. Do you need booster? Yes. अब booster dose की क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? नंबर 1, 65-60 साल के ऊपर के सब लोगों को एक बूस्टर डोज। 10 माह के, अगर किसी को वैक्सीन देखा गया है कि 10 माह के बाद एंटीबॉडी का लेवल कम हो जाता है, जो हमारे प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज होती हैं, इसलिए उनको देना चाहिए। नया वेरिएंट का जो खतरा है, जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं जिनको कोमार्बिड, दे शुड गेट द बूस्टर डोज। वैक्सीन कैन नॉट मेक यू सिक। क्यों लगाएं? इससे बीमारी। बूस्टर डोज ना सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से, बल्कि एक आध दिन के अंदर आपको महसूस हो जाएगा कि WHO भी आपको कह देगा बूस्टर डोज लगानी चाहिए। व्हाट इज द सिचुएशन इन वैक्सीन की क्या सूरत हाल इन 3 ममालिक के अंदर? डाटा ये बता रहा है कि जो जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज है वो 60%
करीब एफिकेसी है। जो मॉडर्ना है उसकी 70 to 95% एफिकेसी है। जो फाइजर की वैक्सीन है वो तकरीबन 95% एफिकेसी है। यानी एफिकेसी, अब मैं आखिरी स्लाइड में बताऊंगा कि एफिकेसी का मतलब क्या है। Even though the vaccines offer different ranges of protection, experts say getting fully vaccination is a very important. अब नो डाउट फाइजर की 66% रही, एस्ट्राजेनिका की आपकी 60% रही। ये नीचे डिटेल दी हुई है मुख्तलिफ उसकी, फाइजर की इफेक्टिव सिंगल डोज की कितनी है और डबल डोज की कितनी है। 2 डोजेज हों तो ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, इसलिए जितनी भी 2 डोजेज वैक्सीन हैं दे आर मोर इफेक्टिव। अब देखें, 3-4 तरह की वैक्सीन आ रही हैं। एक जो इस वक्त मार्केट में है, एक आपका अटेनुएटेड वायरस है, साइनोवैक्स, साइनोफार्म और इंडियन वैक्सीन जो है, ये पुराने तरीके से वायरसेस को बनाया गया। इनकी एफिकेसी देखी जाए तो साइनोफार्म की वैक्सीन, ये ब्राजील का एक शहर है सिरीना, उसकी कुल आबादी 75,000 है। उसमें 27,000 उन लोगों को वैक्सीन दी गई जिनको इन्फेक्शन होने के चांसेस थे, और उनकी 18 साल से कम लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया स्टडी में। और इसके बाद उन लोगों को भी शामिल नहीं किया गया जिनके अंदर कोमार्बिडिटी थी। अब इन 27,000 लोगों को 2 डोजें लगाई गई, और 2 डोजें कंप्लीट होने के बाद जब स्टडी की गई, देखा गया कि इस शहर में एज कंपेयर टू दूसरे शहरों में ज्यादा जो कोरोना वायरस, जो P1 वायरस है, बहुत खतरनाक कैमा वायरस था इनका, उसके मुकाबले 95% एफिकेसी थी। तो स्टिल साइनोफार्म, साइनोवैक इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द सीरियस डिजीज, फ्रॉम द सीरियस इन्फेक्शन। एफिकेसी इसकी सीरियस डिजीज के खिलाफ इनफ है। हाँ, अब काम इसलिए होगी कि इन्फेक्शन को ये नहीं रोक रही। कितने % लोगों में नहीं रोक रही, आपको आगे बताऊं, 20 से 25% लोगों को। अब देखें जो डेल्टा वायरस है, द रिसर्चर्स आर वर्किंग ऑन द वे आफ्टर द composition of the vaccines to cover the possible new variant। जैसे जैसे नया वेरिएंट आ रहा है उसकी कंपोजिशन को भी अपडेट किया जा रहा है। एक गुड न्यूज इज दैट द करंट कोविड वैक्सीन्स आर डिजाइन्ड सो दैट इन मोस्ट केसेस दे विल वर्क अगेंस्ट न्यू वेरिएंट। ये ज़हन में रखा जी, पुरानी वैक्सीन है, जैसे हम इन्फ्लुएंजा के वायरस इनफेक्ट जो वैक्सीन है हर 2 साल बाद नई आ जाती है, तो इसकी भी वैक्सीन अपडेट करते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वेंशन ऑफ या अपेयरिंग ऑफ new virus, the Delta virus. What is the conclusion? The Delta variant is reinfecting of the corona due to new mode of infection and escaping the both. हमारी इम्यूनिटी को escape कर रहा है, उसके अंदर इतने अमीनो एसिड जो चेंज हो गए उनके S1 S2 के अंदर। इसीलिए अगर किसी को इन्फेक्शन ऑलरेडी हो भी चुकी है तो दोबारा वैक्सीन लें, और न्यू वेरिएंट आने की वजह से इन्फेक्शन आप इसका वैक्सीन लगवाएं। आप देखें 4 चीजों, एक होती है इन्फेक्शन, एक होती है डिसीज, एक होती है हॉस्पिटलाइजेशन, एक होता ICU और वेंटिलेटर। इन्फेक्शन को कोई भी वैक्सीन नहीं कंट्रोल कर सकती। वैक्सीनेशन का मतलब इन्फेक्शन को कंट्रोल करना और PCR का पॉजिटिव आना, वो एक मुमकिन है, एसिम्प्टोमेटिक में भी हो सकता है। लेकिन दूसरे लेवल पे आ गया डिजीज। ये वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनको माइल्ड डिजीज हुई है, नो सीरियस डिजीज, 1 हफ्ते के अंदर रिकवरी भी जल्दी हो रही है। और जिन लोगों को नहीं लगी 85% पीपल आर गेटिंग इन्फेक्शन, और उसके अंदर मैंने आपको बताया 50% आर गोइंग हॉस्पिटलाइजिंग एंड गोइंग टू द ICU। और दूसरा हाइट वैक्सीन का ये फायदा है, वैक्सीन विल रिड्यूस द हॉस्पिटलाइजेशन एंड वैक्सीन विल रिड्यूस द सीरियस इफेक्ट, वैक्सीन विल रिड्यूस द। आज पाकिस्तान का डाटा 5,000 को क्रॉस कर रहा है,
और 5000 क्रॉस करने के बाद उसको मोर्टेलिटी रेट देखें, ना होने के बराबर 1.45 65 मोर्टेलिटी है। अगर इस रेशो को हम थर्ड वेव में देखें या सेकेंड वेव में देखें या फर्स्ट वेव में देखें तो मोर्टेलिटी रेट एज कंपेयर वो 2% से ऊपर था, किसी बात का 3% में है। तो मेरा मैसेज है कि आपने इस वबा के दौरान अपने एहतियात को जारी रखना है और उसके साथ आपने तमाम SOPs को जारी रखना है और इसके बाद आपने अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखने के लिए अच्छी खुराक लेनी है, अपने विटामिन डी के लेवल को बेहतर रखना है, अपने स्लीपिंग आवर्स को बेहतर रखना है, अपने नर्व्स को कंट्रोल रखना है कि वबा आती रहती हैं। वबाएं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के उसके तहत दुआओं के तहत ये वबाएं ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं इन आखिरी दुआया कलमात के साथ आज के लेक्चर्स को ख़त्म करता हूँ। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफु सू। हमेशा अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जो हमें हर किस्म की वबा से, हर किस्म की मुसीबतों से बचाने वाला है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नसर, अल्लाह ताला पूरी दुनिया से इस वबा को महफूज रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ सवालात हैं। पहला सवाल ये है कि क्या क्या एंटीबॉडी टेस्ट करवाना चाहिए? जी बिल्कुल। देखें, वैक्सीन की एफिकेसी कैसे पता चलेगी कि अगर एंटीबॉडी टेस्ट नहीं करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि क्या हमें, जिन लोगों को 2 डोजें साइनोफार्म की लग रही हैं, तो कितने वक्फे के बाद बूस्टर डोज लगाई जाए? बिल्कुल, मैंने कहा है कि जिन लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है, जो वल्नेबर हैं, जो कोमार्बिडिटी है, उन लोगों को या जिनको 10 माह हो गए हैं या जिनकी एंटीबॉडी लेवल कम हो गया है, उनको बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। बूस्टर डोज कम अज कम वक्फा जो है, जो WHO CDC के मुताबिक 85 डेज से ज़्यादा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका वायरस अगर चेंज हो रहा है, रैपिडली न्यू आ रहा है, तो 28 दिन के बाद दूसरी बूस्टर डोज को लगाया जा सकता है। एक तीसरा सवाल है कि क्या मिक्स एंड मैच हो सकता है? जी, मिक्स एंड मैच आप साइनोफार्म की एस्ट्राजेनिका से कर सकते हैं। एस्ट्राजेनिका ने अगर जिसमें 2 डोज लगाई हैं, उसको मैसेंजर आरएनए से भी किया जाता है। सबसे जो बेस्ट वैक्सीन जिसको जाना जा गया है अभी तक, वो मैसेंजर आरएनए है। इसके बाद एक और डोज है कि एक और सवाल है कि क्या हामला खवातीन, बिल्कुल हामला खवातीन के लिए भी मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन से। एक और सवाल आ रहा है कि क्या दूध पिलाने वाली पे, ये बिल्कुल हम काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, दूध पिलाने वाली माओं को ये महफूज करेंगी। एक चौथा सवाल है कि सर व्हाट इज हार्ड इम्यूनिटी? देखिए, मैंने आपको बताया कि 27,000 की मिसाल दी एक ब्राज़ील के शहर में। 27,000 लोगों को उन्होंने वैक्सीन किया और 2 माह के बाद जब देखा कि टोटल 75,000 की आबादी के अंदर सिर्फ 2 लोगों को इन्फेक्शन हुई, बाकी एज कंपेयर टू सराउंडिंग। इसका मतलब है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं भी लगी, वो उसके क्लोज वायरस, उसके क्लोज दायरे के अंदर आ गई। तो हार्ड इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीन विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द डेल्टा वायरस। वैक्सीन विल प्रोटेक्ट द पीपल हु आर नॉट गेटिंग द वैक्सीन ड्यू टू द हार्ड इम्यूनिटी। Thank you so much.